नमस्कार, ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 16वीं लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है। ये चुनाव देश के लिए कई मायनों में अलग भी है और दिलचस्प भी। पूरा देश इस वक्त चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं ये चुनाव कई नेताओं के लिए साख का सवाल भी है। एक नेता जिनके लिए इन चुनावों के खास मायने हैं वो राहुल गांधी हैं। आज राहुल गांधी अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे साथ हैं ईटीवी से बात करने के लिए। राहुल जी, आपने समय निकाला ईटीवी से बात करने के लिए, शुक्रगुजार हैं हम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे राहुल जी कि ये जो चुनाव चल रहा है, बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर, देश के लोकतंत्र पर एक लंबा और गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये हिंदुस्तान की चॉइस है, हिंदुस्तान का डिसीजन है, तो हर एक चुनाव जरूरी होता है। दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है, गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। जनरली हमारे बारे में कहा जाता है कि भाई 2004 में चुनाव हारेंगे, 2009 में चुनाव हारेंगे। कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने एक ओपिनियन पोल भेजा, उसमें लिखा था 270 सीटें एनडीए को मिलेंगी। तो मैंने कहा, मैं ऐसे ओपिनियन पोल तो मैंने देखे हैं। तो उसने कहा नहीं, उसकी डेट देखो। तो मैंने उसको इनलार्ज किया, डेट देखी 2004। तो 2004 का ओपिनियन पोल कह रहा था 270 सीट, 2009 का कह रहा था 270 सीट, 2014 का कह रहा है। तो मुझे लगता है कि आंकड़े निकलने दीजिए, फिर देखते हैं। राहुल जी, मगर 2004 और 2014 में अंतर यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ है। आप पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे कठिन चुनावों में एक है। क्या आपको लगता है कि लोगों में कुछ नाराजगी यूपीए सरकार को लेकर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ? 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, एक दो गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है हमने। छोटा काम नहीं है, पहली बार इतिहास में हुआ है। लोगों को अधिकार दिया है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। भोजन का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, रोजगार का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, शिक्षा का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को। क्यों दे पाए हैं? क्योंकि आर्थिक प्रगति तेजी से हुई है। अगर आप हमारे समय को देखें, बीजेपी के समय को देखें, बहुत तेज रफ्तार यूपीए के समय हुई आर्थिक प्रगति की। कारण यह है कि भाईचारे से काम किया है, गुस्से से काम नहीं किया है, मिलके काम किया है, सबको लेकर काम किया है। उनकी राजनीति चुने हुए लोगों की राजनीति है। इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, कहते हैं भाई 2-3 लोगों का फायदा हो जाए, बाकी लोग दिखते रह जाएं। हमारी राजनीति सबको एक साथ ले जाने की राजनीति है, सबको मिलाने की राजनीति है। और जब हम प्यार से काम करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं, हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जनता की जो शक्ति है, वो काम करती है। राहुल जी, मगर आप बार बार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने कई लेजिस्लेटिव काम किए। लोकपाल की बात आप करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए, ये भी कहा जाता रहा है। मगर आप ये बात मानेंगे कि अगर आज कांग्रेस को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है तो इन्हीं 2 चीजों को लेकर है। आपको लगता है कि जो सरकार थी उसको ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, लोगों के बीच ये बात ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को पहुंचानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ने के लिए आपने कोशिश की, ये मैसेज नहीं जा पाया? क्या आप मानते हैं इस पर? मार्केटिंग में हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने एनडीए के लोग हैं, सही बात है। भ्रष्टाचार से अगर आप सीरियसली लड़ना चाहते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो खोला मैंने, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एक लाइन मिली, ई गवर्नेंस से हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे। अब आप अगर सीरियसली भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को पावर देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जो आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो सिटीजन को डिसीजन लेना चाहिए, वो आज चीफ मिनिस्टर लेता है, वो आज डीएम लेता है।
तो सिटीजन को ज्यादा एम्पावर करना है, ठीक है, पहला काम। पॉलिटिकली करना है, पंचायती राज के थ्रू करना है, उसको और पॉलिटिकल पावर देने से करना है, पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिना नहीं हो सकता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके नेता कहते हैं, मगर प्रपोजल क्या है उनका, क्या प्रपोज किया है? हम आरटीआई लाए जो पहले बंद कमरों में चलता था, आपको किसी को मालूम नहीं होता था। आपके यहां सड़क बन रही है, आधा पैसा चोरी होगा, पता ही नहीं लगा सकते। हमने आपको आरटीआई दिया, हिंदुस्तान को आरटीआई दिया। अब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है, देखिए, अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, पहले उसको पहचानना है। अगर उसको आप पहचानेंगे ही नहीं तो खत्म कैसे करेंगे? तो हमने आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को लोगों के सामने रखा है कि भैया ये देखो, ये है, इसको पहचानो पहले, फिर इसको मारो। मानने के लिए हमने औजार दिए हैं। लोकपाल बिल हम लाए, 5 बिल रखे हमने पार्लियामेंट में, और जैसा लोकपाल है, जैसा आरटीआई है, वैसे वो 5 बिल है। उसको हम पास करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये राहुल गांधी के बिल है। ये राहुल गांधी के बिल नहीं है, ये एक जनता के बिल है। सचमुच में लड़ना चाहते हैं तो कार्रवाई करनी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है ये, और हमने काफी किया, ठीक है। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखा, हमने उस पर एक्शन लिया। अब दूसरी साइड देखिए, गुजरात में आरटीआई कमिश्नर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। लोक आयुक्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भैया लोक आयुक्ता लाइए, आरटीआई लाइए, कुछ नहीं। एक चौकीदार है वहां पे, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं गुजरात पर। हमें एक चौकीदार नहीं चाहिए, हमें सिटीजन को चौकीदार बनाना है। और ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये समझना है जनता को कि ये लंबी लड़ाई है, गहरी लड़ाई है, और इसको कंटिन्यूसली लड़ना पड़ेगा। पहली बात, जनरल दुनिया की जो इकोनॉमिक स्थिति है, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो ऊंची हैं, तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है। उसको हमने काउंटर किया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे अपने स्टेट्स में, ठीक है। मगर अगर आप सचमुच में महंगाई को कम करना चाहते हैं और इंपैक्ट लाना चाहते हैं, तो मेन मुद्दा क्या है? जो किसान आज बेचता है वो जाया होता है, सड़ जाता है। अगर आप यूपी जाएं, बिहार के हैं, तो आलू के सीजन में आलू सड़क पे मिलता है। महंगाई इसलिए होती है कि वो जाया हो रहा है। अगर उसको महंगाई को कम करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी, फार्मर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ा जाएगा? एफडीआई से जोड़ा जाएगा, फूड पार्क से जोड़ा जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। रोक कौन रहा है? बीजेपी के लोग रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनका वोट बेस है बीच में। आप मैनिफेस्टो में आपने ये सब चीजें कही हैं, अपने मैनिफेस्टो में एक विजन दिया है, मगर अभी आपने बातचीत में माना कि यूपीए 2 में कुछ खामियां रह गई थी। आप उस सरकार का हिस्सा नहीं बने, प्रधानमंत्री चाहते थे आप सरकार में शामिल हो, आप नहीं शामिल हुए। अब आपने औपचारिक तौर पर यह बात मानी है कि यूपीए 3 सरकार बनेगी। कांग्रेस के सांसद अगर चाहेंगे तो आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। किस तरीके से हम मान सकते हैं कि अगर यूपीए 3 बनने की नौबत आती है, चांस आता है, उसका चेहरा यूपीए 2 से अलग होगा? कम से कम 3 मुद्दों पर बताइए जो चेहरा अलग हो, लोग माने कि यूपीए 3 को अगर हम मौका देते हैं तो यूपीए 2 से अलग हो। यूपीए 2 ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। वो जो लोग थे पहले, वो हिंदुस्तान के प्रोडक्शन में से बाहर थे, वो गरीबी में थे, गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। वो कभी एक दिन निकलते थे, अंदर जाते थे, निकलते थे, अंदर जाते थे गरीबी में। हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। कहा देखो भैया, आप गरीब हो, आपके पैरों के नीचे हम जमीन डाल कंक्रीट का फ्लोर लगा रहे हैं। भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। असर क्या हुआ? पहले जो स्कूल में एनरोलमेंट 60% होता था, आज 90% से ज्यादा, ठीक है। जो पहले भूखा सोता था, पेट में भोजन आ गया। तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बनाना है? 5 साल पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात की कि भाई घड़ी आप पहने हो, मेड इन चाइना, जूता पहने हो, मेड इन चाइना, सूट पहने हो, मेड इन चाइना, माइक पहने हो, मेड इन चाइना। हमारे लोग पैसा देते हैं, फायदा उनको होता है। क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग इस देश में करें? अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमने
मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। क्यों तैयार किया है, कर पाए हैं क्योंकि 10 साल के लिए हमने ग्रोथ दी है, पैसा बना है। एनडीए के समय पैसा ही नहीं था। अगर आप ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, आप बना ही नहीं सकते थे। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, सड़क, डेडिकेटेड रेलवे लाइन, पावर, पानी, जापान के साथ कोलैबोरेशन, मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सबसे ज्यादा जापान जानता है। हजारों उद्योग लगेंगे इस बैकबोन पे और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। और एक दिन आप घड़ी देखेंगे, उसमें मेड इन इंडिया देखेगा। तो ये विजन का एक स्टेप है। दूसरा, गरीबों को और मजबूत जमीन देनी है। तो हम 2 चीजें कर रहे हैं। एक, मुफ्त की दवाई, स्वास्थ्य का अधिकार। अगर आप अस्पताल में जाएंगे, अगर आप गरीब हैं, तो आपकी वहां पे इज्जत होगी। अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत होगी, ऑपरेशन मिलेगा। दूसरा, छत का अधिकार। गांव में लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, टूटी छत होती है, किसी के पास छत नहीं होती है। हम गारंटी करके हर व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। 2 चीजें। तीसरी चीज जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, इस देश में 50% महिलाएं हैं और सच्चाई ये है कि महिलाओं की शक्ति को हम ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। महिलाएं पीछे हैं, छुपी हुई हैं, उनको आगे लाना है। 33% आरक्षण, महिला पुलिस स्टेशन, और जिस प्रकार से हमने करोड़ों महिलाओं को बैंक से जोड़ा है, एसएचजी के माध्यम से, छोटे छोटे बिजनेस चालू किए उन्होंने, गाय पाली, आपने बिहार में देखा होगा। उस प्रकार से हम करोड़ों महिलाओं को बैंक से जोड़ना चाहते हैं, उनको एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं मेन, और भी 2-3 चीजें हैं जो इसको सप्लीमेंट करते हैं, मगर मेन ये 3 चीजें हैं। राहुल जी, अगर कांग्रेस का कैंपेन देखें, कांग्रेस की पॉलिसीज देखें, प्रोग्राम्स देखें, आप जैसा आप बता रहे थे, गरीबी मिटाने की आप बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं, ये सब ठीक है। मगर जो आज का यूथ है वो बहुत इम्पेशेंट है राहुल जी। उसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ साथ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको सबसे अच्छी शिक्षा चाहिए। अगर वो पढ़ाई पूरी करता है तो उसको एकदम से रोजगार चाहिए, उसके लिए वही जरूरी है। मगर आपका जो प्रचार प्रसार अपनी पॉलिसीज का, प्रोग्राम्स का, वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी भी टेस्ट मैच खेल रही है और दुनिया 2020 मैच तक पहुंच गई है। तो कांग्रेस को भी 2020 मैच खेलना सीखना आना चाहिए पॉलिटिक्स का। 2020 खेलते हैं हम, बहुत 2020 स्टेप्स लिए हैं। 70,000 करोड़ की कर्जा माफी की, वो 2020 स्टेप था, वो टेस्ट मैच स्टेप नहीं था। तो 2020 खेलते हैं। कोशिश है कि युवाओं को हम जगा दें। कांग्रेस पार्टी में मैंने जो भी काम किया है, यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई, आपने पूछा भाई सरकार में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं युवाओं को कांग्रेस पार्टी में, एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में जगह दे रहा था, स्ट्रक्चर बना रहा था। 18 साल की वोटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी ने की। रोजगार की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करते हैं। उनकी तरफ देखिए आप, 2020 मैच की बात करना चाहते हैं तो 2020 मैच की बात करता हूं। 45,000 एकड़ जमीन 2020 में 2 मिनट में एक उद्योगपति को उठा के दे दी। आप पूछेंगे रेट क्या है, क्या रेट पे दिया? 1 रुपया मीटर, 1 रुपया मीटर, 45,000 एकड़ 2020। ये हमारा 2020 नहीं है। हमारा 2020 युवाओं को आगे बढ़ाने का है। हमारा 2020 करप्शन से सीरियसली लड़ने का है। हमारा 2020 एक विजन देने का है। राहुल जी, अगर इन चुनावों की बात करें, ये चुनाव कहीं न कहीं एक व्यक्ति तक केंद्रित हो गया है, वो है नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी ने टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली उनको प्रोजेक्ट किया और एक तरीके से देखें तो उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। उनकी रैलीज में भीड़ आ रही है, लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं। एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको चुनौती मानने में देर हो गई कांग्रेस को? देखिए, ये चुनाव 120 करोड़ लोगों का चुनाव है। ये एक व्यक्ति का चुनाव हो ही नहीं सकता है। ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, राहुल गांधी के बारे में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। ये 120 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में है। हमारी अप्रोच है कि इन 120 करोड़ लोगों को हम शक्ति दें।
उनकी अप्रोच है कि वो एक व्यक्ति को शक्ति दें। हम सोचते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन से लोगों को सिस्टम में लाने से फायदा होगा। वो सोचते हैं कि भाई एक व्यक्ति को पार दो, चाबी दो, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी चल जाएगी। हिंदुस्तान की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जीती है, रोज हर रोज जिंदगी जीती है, समझती है हिंदुस्तान में बदलाव लाना है तो किस प्रकार से लाना है। मार्केटिंग उनकी अच्छी है, इस बात को मैं मानता हूं। काम हम करते हैं। राहुल जी, आप कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से आपकी विचारधारा की लड़ाई है, मगर कहीं ना कहीं पूरा चुनाव प्रचार देखें राहुल जी तो व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों तक सिमट गया है। वो आपको शहजादा कहते हैं, आपके परिवार पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी उन पे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। तो फिर आखिर ये जो विचारधारा की लड़ाई है ये कहाँ रह गई इसमें? देखिए, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। मैं जनरली किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूं। मैं प्यार से बात करता हूं, मैं इशूज उठाता हूं। उनकी सोच अलग है, वो पर्सनल अटैक करते हैं, वो नेगेटिव बात बोलते हैं, मेरे ऊपर भी बोलते हैं, बाकी लोगों के ऊपर भी बोलते हैं। ये इनकी विचारधारा है, इनकी थिंकिंग है, इनकी अप्रोच है, इनके संस्कार है, मेरे संस्कार नहीं है। मुझे सिखाया गया है कि सबकी इज्जत करो, दुश्मन की भी इज्जत करो, प्यार से बात करो। ये मेरी कोशिश रहती है। कभी कभी हमारी पार्टी में लोग बोल जाते हैं, मैं उनको कहता हूं कि भाई ऐसे मत करिए, मगर जोश में आके बोल देते हैं। मगर हमारी सीनियर लीडरशिप को अगर आप देखें तो चाहे वो मनमोहन सिंह जी हों, कांग्रेस प्रेसिडेंट हों, एंटनी जी हों, चिदम्बरम जी हों, इज्जत से बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं। राहुल जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछेंगे। बार बार ये खबरें आती हैं कि प्रियंका जी राजनीति में आएंगी, ये अटकलें आती रहती है। हालांकि इसका जवाब भी आप बार बार दे चुके हैं और लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि आखिर क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी। इस बारे में लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मेरी बहन है, जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है। तो ये सवाल आपको उससे पूछना पड़ेगा। मगर मैं भाई हूं, बड़ा भाई हूं, और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। राहुल जी, आप ये भी कह चुके हैं कि अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है, आपके पार्टी के सांसद अगर चाहते हैं तो आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने के बाद। मगर फिर भी कई लोगों को आशंकाएं हैं कि 2004 में जिस तरीके से सोनिया जी ने किया था, इतिहास दोहरा सकता है, इस बात की आशंका है। मैंने 2-3 बार बोला है कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा। और अगर आपको याद हो, सोनिया जी ने इस बात को कभी नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ये 98 से उन्होंने ये बात नहीं मानी थी। मैं सोचता हूं कि अगर एमपीज कहें तो 100% करूंगा। 99% नहीं, 103%। जो भी सरकार आएगी वो हिंदुस्तान को बदलने वाली सरकार आएगी। वो कन्वेंशनल सरकार नहीं होगी, वो रेडिकल सरकार होगी, और वो रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंज करेगी, और वो जबरदस्त काम करके दिखाएगी। मतलब सिस्टम को, स्ट्रक्चर को बदलने की सरकार आएगी। आप ये कह रहे हैं राहुल जी कि अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो पिछले राहुल गांधी की सरकार नहीं होगी, हिंदुस्तान की जनता की सरकार होगी। उनकी जो आवाज है उन बंद कमरों में गूंजेगी ये, और हर सरकार के हर कमरे में गूंजेगी। जितनी शक्ति हम देश के व्यक्ति को दे पाएंगे, हर एरिया में हम देंगे। अपने आप से शक्ति उठा के दीजिए, आप सिटीजन हिंदुस्तान को दीजिए, काम कीजिए, हम आप में भरोसा करते हैं। ये अप्रोच होगी। राहुल जी, आप से इंटरव्यू लें हम और ये न पूछें कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। एकदम। हालांकि जवाब आप दे चुके हैं राहुल जी, मगर फिर जैसा हम कह रहे हैं कि जब सही लड़की मिलेगी शादी हो जाएगी। कब मिलेगी वो सही लड़की? वो काम में फंसा हुआ हूँ, देखते हैं। चलिए राहुल जी, सीरियस नोट पे एक अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं। क्या राहुल गांधी को चुनाव नतीजों का किसी तरीके से डर है? चुनाव नतीजों का अगर नहीं तो क्या माना जाए कि चुनाव में हार होती है या जीत होती है? राहुल गांधी इस राजनीति में एक लंबी रेस के लिए है। ये रेस भी नहीं है मेरे लिए। हिंदुस्तान के अगर आप प्रॉब्लम्स को देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के सिस्टम्स
आम आदमी को शक्ति, आम आदमी को पावर नहीं देते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है पूरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसके हाथ में होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है पूरा कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसके हाथ में होता है। मैं चाहता हूं कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है इसको तोड़ा जाए, कि गांव में शक्ति आए, छोटे छोटे कस्बों में शक्ति आए। जरूर चीफ मिनिस्टर के हाथ में शक्ति हो, मगर सबके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो, सबको शामिल करके हम सरकार चलाएं। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे, मगर ये मेरा मिशन नहीं बदलेगा। मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है, क्योंकि इस देश का जो पोटेंशियल है, इस देश में जो शक्ति है, उसको खोला नहीं जा रहा है, बंद पड़ी है। कोई छोटा सा एंटरप्रेन्योर काम करता है, किसान काम करता है, उसको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, उसको सिस्टम दबाता है। इसको मैं बदलना चाहता हूं। ये मैं जानता हूं ये 5 साल में नहीं होगा, मैं जानता हूं ये इसमें टाइम लगेगा, मगर शुरुआत जरूर हो सकती है, और शुरुआत तो हम करेंगे, दबा के करेंगे, और इफेक्ट पता लगेगा, लोगों को जबरदस्त इफेक्ट पता लगेगा। राहुल जी, आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, इतने हेक्टिक इलेक्शन शेड्यूल में समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।